Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel and you are watching BS English with Laiba. Our today's topic is verbal communication and non-verbal communication. इससे पहले लेक्चर में कम्युनिकेशन क्या है, इसके इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स क्या हैं, वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इसकी टाइप्स को पढ़ेंगे जो कि हैं वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन उस वक्त आप करते हैं जब आप अपनी कम्युनिकेशन में वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, और वो वर्ड्स रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं और वो ओरल फॉर्म में भी हो सकते हैं। वो अल्फाज लिखे हुए भी हो सकते हैं या जो आप बोल रहे होते हैं वो अल्फाज भी हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मैं वर्बल कम्युनिकेशन की जो स्पोकन फॉर्म है उसको इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं अल्फाज यूज़ कर रही हूँ लेकिन उसको स्पोकन फॉर्म में इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है। जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसके आगे दो फॉर्म्स आती हैं जो कि है रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन। ठीक है। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या आपने अंडरस्टैंड कर लिया। आगे हम लोग देखते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, हम क्यों स्पोकन कम्युनिकेशन जो है वो करते हैं। अगर हमने कोई भी डिस्कशन करनी है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या किसी भी टॉपिक पे आपने डिस्कशन करनी है, तो स्पोकन कम्युनिकेशन इज़ बेटर देन रिटन कम्युनिकेशन। क्योंकि जितनी फास्टली आप स्पोकन कम्युनिकेशन में कम्युनिकेट कर सकते हैं आप रिटन कम्युनिकेशन में नहीं कर सकते वैसे। ठीक है। और जो पॉइंट्स, जो फैक्ट्स, जो रीजंस आप स्पोकन कम्युनिकेशन में देख सकते हैं एक डिस्कशन के अंदर, वो रिटन में इतना आसान नहीं होता। ठीक है। उसके अलावा आपको इंस्टेंट फीडबैक जो है वो मिल जाता है अपनी ऑडियंस से। अब जैसे हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन में क्या है, जो एक सेंडर है एक रिसीवर है। सेंडर अपने मैसेज को कन्वे कर रहा है रिसीवर तक, रिसीवर जो है उस मैसेज को अंडरस्टैंड कर रहा है। अब जब सेंडर स्पोकन कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करते हुए अपने मैसेज को सेंड कर रहा है तो रिसीवर जो है वो क्या है, उसके मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा और इंस्टेंट फीडबैक उसको देगा कि वो इसके मैसेज में, वो इसकी इन्फॉर्मेशन में, उसके नॉलेज में इंटरेस्टेड है या नहीं है। ठीक है। तो स्पोकन इन्फॉर्मेशन का एक फ़ायदा ये है कि आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है अपनी ऑडियंस से। ठीक है। उसके अलावा आप ऑडियंस को, रिएक्शंस को जज कर सकते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो उसमें वो इंटरेस्टेड है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के जलसे वगैरह देख लेते हैं, वो कोई भी ऐसी बात करते हैं जो रिसीवर के लिए अंडरस्टूड होती है, जो रिसीवर के फ़ायदे के लिए होती है, रिसीवर को वो अच्छी लगती है, तो उस पर वो इंस्टेंट फीडबैक देती हैं। तो सेंडर जो है वो क्या कर लेता है, वो जज कर लेते हैं ऑडियंस को, रिएक्शन को, कि उनको मेरी बात अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही, या जो बात मैं उन तक पहुंचा रहा हूँ वो उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जो ऑडियंस का रिएक्शन है आप उसको जज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास फॉर स्पीड। अब स्पोकन कम्युनिकेशन में आप बहुत जल्दी अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई भी कितना मर्जी बंदा फेमस टाइपिस्ट क्यों ना हो, जितना फास्ट टाइप भी क्यों ना करता हो, जितनी जल्दी आप ओरली कम्युनिकेट कर सकते हैं आप रिटन में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है। अब ये कुछ रीजंस थी जिसके बिना पर स्पोकन कम्युनिकेशन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ओरल फॉर्म्स कौन कौन सी हैं जिसमें आप फेस टू फेस कन्वर्जेशन करते हैं किसी के साथ भी, टेलीफोनिक कन्वर्जेशन आ जाती हैं, मीटिंग्स आ जाती हैं। मीटिंग्स जो है वो किसी भी तौर की हो सकती हैं, चाहे वो स्कूल मीटिंग है, कॉलेज मीटिंग है, ऑनलाइन आपकी चाहे वो जूम वगैरह पे मीटिंग है, कोई भी है, सेमिनार्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, प्रेजेंटेशंस आ जाती हैं इसके अंदर, ग्रुप डिस्कशंस हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, वॉइस कॉन्फ्रेंसेस और इंटरव्यूज़, ये सारे आपकी ओरल फॉर्म्स हैं। इन सब को इस्तेमाल करते हुए आप स्पोकन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। अब सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या है, रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसके अंदर आप अल्फाज को तो इस्तेमाल करते ही हैं लेकिन उसको रिटन फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, एक लिखी हुई फॉर्म में उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ का परमानेंट रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिटन कम्युनिकेशन जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। रिटन कम्युनिकेशन का जो मेथड है उसको, क्योंकि अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि रिटन फॉर्म में हो, एज अ प्रूफ आपके पास हो, तो वहाँ पे आपको रिटन कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। ओरली आप किसी भी चीज़ को एज अ रिकॉर्ड नहीं रख सकते। उसके अलावा आपको जो डिस्कशन है उसके लिए बेसिस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपने जो प्रेजेंटेशन देनी है, मीटिंग देनी है, आप क्या करते हैं कि पहले जो उसके फैक्ट्स जो हैं वो शेयर कर देते हैं ग्रुप में लोगों के साथ, और लोग वो जो डिस्कशन, जो मीटिंग में लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उन फैक्ट्स को पहले से ही पढ़ लेते हैं जो रिटन फॉर्म में होते हैं, ताकि जो डिस्कशन बाद में की जाएगी उसमें उनके लिए आसानी होती है। ठीक हो गया। उसके अलावा आपकी जो कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है उसको क्लैरिफाई करती है ये। ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसमें आप एक ऐसा मेथड को इस्तेमाल करते हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने मैसेज को इजीली कम्युनिकेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक्स को, आप कोई चार्ट जो है वो बना लेते हैं, आप जो है कोई ग्राफ बना लेते हैं, उन ग्राफ्स को इस्तेमाल करते हुए आप उसी मैसेज को एक सिंपलेस्ट वे में कन्वे करते हैं, तो वो क्या है, आपकी सब्जेक्ट की कम्प्लेक्सिटी को कम करता है। आप वो चाहे यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन दे रहे हों, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंटेशन दे रहे हों, या किसी ऑफिस की कोई मीटिंग चल रही है, डिस्कशन चल रही है, आपने किसी मैसेज को आपने पहुंचाना है, तो आप उसको ईजी वे में किसी भी डायग्राम के थ्रू, किसी भी चार्ट के थ्रू, किसी भी ग्राफ के थ्रू उसको पहुंचा सकते हैं। ठीक है।
उसके अलावा रिटन कम्युनिकेशन में आप सेम मैसेज को मल्टीपल पीपल तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने एक मैसेज मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचाना है तो अलग अलग भेजने की बजाय आप एक ही दफ़ा लिखें, उसको चाहे लेटर फॉर्म में भेज दें, चाहे ईमेल फॉर्म में भेज दें, चाहे मैसेज फॉर्म में भेज दें, तो आप उसको मल्टीपल लोगों तक पहुंचा सकते हैं और एज ए रिकॉर्ड भी आपके पास में मौजूद होगा। उसके अलावा टू बी एबल टू थिंक केयरफुली अबाउट वट यू वांट टू से, उसके अलावा आप ये सोच सकते हैं कि आप क्या मैसेज कन्वे करना जा रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं और उसमें आपको क्या बात कहनी है और क्या नहीं कहनी। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो उसमें आप इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद आप दोबारा से उस रिसर्च से गो थ्रू होते हैं और देखते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी चाहिए और कौन सी इन्फॉर्मेशन जो आपको रिमूव कर देनी चाहिए। नॉट फॉर रिसर्च पेपर, आप कोई भी लेटर लिख रहे हैं, आप कोई भी मेमो लिख रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप रिटन फॉर्म में लिख रहे हैं, तो आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। अच्छा जी, अब रिटन कम्युनिकेशन की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? मेमोज हैं, लेटर्स हैं, ईमेल्स हैं, नोटिसेस हैं, ये प्रपोजल्स हैं, इन हाउस जर्नल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिटन कम्युनिकेशन की में आ जाती हैं, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आप रिटन कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसमें आप फीलिंग्स को, इमोशंस को, एटीट्यूड्स को, बॉडी लैंग्वेज को, आई कांटेक्ट को इस्तेमाल करते हुए अपने मैसेज को कन्वे करते हैं, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। इसके अंदर अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ आपके बॉडी मूवमेंट्स हैं, गेस्चर्स हैं, साइंस और सिंबल। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के आपके पास 7 कंपोनेंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले आपके पास किनेसिक्स। किनेसिक्स में आप बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, आपके गेस्चर्स जो हैं वो देखते हैं कि आपके हाथ जो हैं वो किस तरह से मूव कर रहे हैं, आपके शोल्डर्स हैं, आपके आर्म जो है वो किस तरह से मूव कर रहे हैं, आपका हेड किस तरह से मूव कर रहा है। अगर आप कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं, कोई भी बिजनेस मीटिंग है, बिजनेस प्रेजेंटेशन है, यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन है, किसी भी किस्म की अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उसमें आपके हाथ किस तरह से मूव कर रहे हैं, आपका हेड जो है वो किस तरह से मूव कर रहा है। बेसिकली आपको जो बॉडी लैंग्वेज जो है उसको इसमें एनालिसिस किया जाता है किनेसिक्स के अंदर। उसके बाद है ऑक्यूलेसिक्स। ऑक्यूलेसिक्स के अंदर जो है आई कांटेक्ट को देखा जाता है। आई कांटेक्ट जो आपकी इंडिकेट करती है कि आपका रिसीवर जो है या आपका आपके सामने जो पर्सन मौजूद है, आपकी इन्फॉर्मेशन को सुन रहा है, आपके नॉलेज को सुन रहा है, वो आपकी बात में इंटरेस्टेड है या नहीं है, ठीक है। आई कांटेक्ट आपको ये सारी चीज़ें बता देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रेजेंटेशन भी दे रहे हो ना, कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन भी है, आप सामने वाले की आंखों को देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसको मेरी बात समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो ये क्या है? ऑक्यूलेसिक्स है। थर्ड है हमारे पास प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स में क्या होता है, आप इसमें फिजिकल डिस्टेंस की बात करते हैं कि सेंटर में और रिसीवर के दौरान कितना फिजिकल डिस्टेंस मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं क्रोनिमिक्स। क्रोनिमिक्स में आप टाइम को देखते हैं, स्टडी ऑफ टाइम है ये। इसमें आप देखते हैं कि कोई भी प्रेजेंटेशन करने वाला बंदा है, ठीक है, या कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन है, या यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन है, कॉलेज में है, कुछ भी है, उसमें पर्सन जो है वो लेट आ रहा है या जल्दी आ रहा है। उसके अलावा एक शख्स ने कितनी देर कम्युनिकेट किया है, एक सेंडर ने कितनी देर में अपना मैसेज, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना नॉलेज कन्वे किया है, ठीक है। उसके अलावा आप दूसरों के भी पेशेंस को इसमें जज करते हैं कि दूसरे पर्सन ने सामने वाले पर्सन की बात सुनने के लिए कितना वेट किया है, कितना टाइम उसके अंदर दरकार हुआ है। उसके अलावा जो आपका जो रिसीवर है आपका, उसने आपको कितने टाइम के अंदर आपको रिस्पॉन्स दिया है, ठीक हो गया। उसके बाद है पैरालिंग्विस्टिक्स। पैरालिंग्विस्टिक्स में आप वोकल क्वालिटीज़ को देखते हैं जिसको आप वर्बल कम्युनिकेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आपकी पिच क्या है, आपकी स्पीड क्या है, वॉल्यूम क्या, आप ऊंचा बोल रहे हैं, आप कम बोल रहे हैं, आप कम्युनिकेट करने के दरमियान कितना पॉज ले रहे हैं, ठीक है। अब बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के हमने जलसा जुलूस देखे हुए होंगे, उसके अंदर क्या करते हैं, जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो वो 1 मिनट के लिए रुकते हैं, पॉज लेते हैं, तो सामने उनको ऑडियंस का रिएक्शन मिलता है, ठीक है। तो वो क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ही आ जाता है, जिसमें आप वर्बल क्वालिटीज़ को, सॉरी, वोकल क्वालिटीज़ को देखते हो और इन वोकल क्वालिटीज़ को आप वर्बल कम्युनिकेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं कि जब आप ओरली बोल रहे हैं या रिटन में बोल रहे हैं तो आप इन चीज़ों को आप देखते हैं जो कि है पिच, स्पीड और वॉल्यूम वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस में आ जाती है कि जो आपके कपड़े कैसे हैं, आपके कपड़े फॉर्मल हैं या इनफॉर्मल हैं, आपके बाल अच्छे से बने हुए या नहीं बने हुए, क्योंकि आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस जो है ना, आपके स्टेटस को और आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करती है, ठीक है। अगर आप कहीं भी फॉर्मल जगह पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो एक फॉर्मल तरह से होती है, लेकिन अगर आप किसी इनफॉर्मल जगह पे जा रहे हैं तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस जो है एक इनफॉर्मल तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद आ जाती है साइलेंस। साइलेंस में क्या होता है जी, इसमें साउंड मौजूद नहीं होती, बल्कि ये जो साइलेंस जो है रिफ्लेक्ट करती है आपकी डिसकम्फर्टनेस को और डिसअप्रूवल को।
अब अगर हम कोई भी फ़र्ज़ करें आप टीचिंग ही कर रहे हैं, टीचिंग के दौरान आप स्टूडेंट से पूछते हैं कि जी आपको ये बात समझ आ गई है या आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया और आगे से वो चुप बैठे रहते हैं। तो आपको उनकी चुप्पी से अंदाज़ा लग जाता है कि उनको ये बात समझ आई है या नहीं आई है, वो आपके टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, या आया उन्होंने आपकी इस इन्फॉर्मेशन को, इस नॉलेज को डिसअप्रूव किया है, ठीक है? डिसअप्रूवल और डिस्कम्फर्टनेस जो है आपको साइलेंस से शो हो जाता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। अभी हमने इनको शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस किया है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसके एक लॉन्ग और डिटेल वीडियो बना दूंगी जिसमें आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अभी तक अगर आपको कोई भी डाउट है इस लेक्चर के अंदर या किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।